हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। आपकी जो क्लास दिए जा रहे हैं और आपको पता है कि जो भी आपको क्लास दी जाती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। आज इसकी ये दूसरी क्लास है। बाकी आप लोगों की जो भी डाउट होते हैं, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानने चाहिए, उसके लिए भी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी है या देखनी है तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 न्यू वैकेंसी के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि www.exammedicine.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा कोई भी वैकेंसीज आती है तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस प्रकार का आपके एग्ज़ाम का लेवल रहा था पिछली बार, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सीरीज़ मिल रही है। आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें। बाकी मेरे द्वारा एमटीएस कैंडिडेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है ये क्लास। बाकी अदर जो भी आप ग्रुप सी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास यूज़फुल होगी, क्योंकि सबके सिलेबस सेम है, बस स्किल टेस्ट का अंतर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम उस टॉपिक को आपको बता रहे हैं, वो सीरीज को दे रहे हैं जो कि कंफर्म होता है कि यहाँ से एक प्रश्न आपके मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीके और करंट अफेयर को मिला के 70 क्वेश्चन का वेटेज है आपका। ठीक है, इसलिए पहले आपको इसी सब की वीडियो मिल रही है, प्लस इसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनगणना। जनगणना से प्रश्न आते हैं। देखिए, जनगणना को अगर आप देखें तो जनगणना एक ऐसा टॉपिक है कि आपके छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको पीसीएस में जनगणना देनी है तो सिर्फ इतना पढ़ लेने से तो काम होता नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इसको नहीं पढ़ना है, हमें जैसे एमटीएस के एग्ज़ाम देना है तो हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं चीज़ें। तो जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतनी ही मटेरियल आपको मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी, मतलब उस समय किसका कार्यकाल था और कौन सा सन था, याद रखेंगे। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़े हो, आप लोग पढ़े होंगे कई बार, लेकिन हमें सिर्फ स्तर को ध्यान में रखना है कि किस लेवल का प्रश्न आएगा और क्या आ सकता है। तो जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको वही सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आगे देखेंगे, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा था, तो 1921 था। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, 1951 था या 1921, तो याद रखेंगे 1921 में जो है जनगणना का महान विभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना को 1951 में मानते हैं। आगे देखेंगे, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1951 है। तो महान विभाजक पूछे तो 1921 और लघु विभाजक पूछे तो 1951। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद किस में है, तो 246 में है, 246 में है। पॉलिटी में भी आप में भी आएंगे क्वेश्चन, तो जो पोर्शन जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनेंगे, वो सीरीज आपको पहले प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना किसका विषय है, तो ये 7वीं अनुसूची में है और ये संघ सूची का विषय है। तो पूछा जाएगा इसमें 2 प्रश्न कि जनगणना जो है किस अनुसूची के तहत आता है, तो 7वीं अनुसूची में आता है, और ये किसका विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। आगे देखेंगे, जनगणना की अवधि कितनी है, तो जनगणना की जो अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना ही हमें अभी पढ़नी है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो 10 साल बाद जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर, वो अभी हुई नहीं है। इस वजह से हमें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो 2011 की जनगणना को ही देखना है। आगे देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन, जो जनसंख्या के अध्ययन है उसे क्या कहेंगे, तो डेमोग्राफी या जननांकिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है, तो देश की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। देखिए, अगर 2011 की बात करें तो जो 2011 में जनगणना हुई थी, क्रम से देखेंगे तो 15वीं होगी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से अगर काउंट करें तो 7वीं है। आगे देखेंगे,
2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? जब भी जनगणना कराई जाती है तो उसका एक आदर्श वाक्य रखा जाता है और उसका कुल प्रश्न होते हैं कि कितने प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, मतलब कितने प्रश्नों पर आधारित है। तो 2011 की जो जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्नों की संख्या 29 थी। नेक्स्ट है, जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना जो है कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लांडेन थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जनगणना आयुक्त का नाम था R.A. गोपाला स्वामी। ईयर नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, नाम याद रखेंगे। आगे देखेंगे, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन से थे? तो C. चंद्रमौली। तो पहले स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी। जबकि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली। नेक्स्ट है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। इस समय ये बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, आपको पता होगा बिहार में भी पॉलिटिक्स चल रही है जाति आधारित जनगणना की, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, याद रखेंगे। 1931 में सबसे पहली बार हुई थी। आगे देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड प्रश्न हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, कुल जनसंख्या आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 121 करोड़ है, ये नहीं प्रश्न आएगा। आगे देखेंगे, परसेंटेज जरूर पूछे जाते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, मतलब जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो देखिए यहाँ पे 17.5%। नेक्स्ट है, पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये डिजिट में नहीं याद रखना, लेकिन परसेंटेज पता होना चाहिए। तो भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है 51.47% है। ओवरऑल 51% याद रखेंगे। और महिलाओं की जनसंख्या पूछी जाए तो 48 याद रखेंगे, 48.53% है। दशकीय वार्षिकी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.7% व 64%, मतलब जो दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि की बात करें तो 1.64% है। कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में कुल साक्षर व्यक्ति कितने हैं, मतलब महिला पुरुष सबको मिला के? तो 73%, 73% लोग साक्षर हैं यहाँ पर। उसमें से अगर परसेंटेज निकाला जाए पुरुषों का तो 80% पुरुष जो है साक्षर है, मतलब 80.9%। वहीं पर महिला की साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। आगे देखेंगे, लिंगानुपात लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। 943 महिलाएं हैं कितने? 1000 पुरुषों पर। आगे देखेंगे, शिशु लिंगानुपात कितना है? जो शिशुओं की गणना की जाती है 0 से 6 वर्ष। एक बात और बता दूं कि पिछली बार एग्जाम में इससे भी प्रश्न आए थे, शिशु आप किसे कहेंगे? जैसे आप लोग CDP अगर पढ़ते होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसमें चीज़ें क्लियरली बताई जाती हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये चीज़ आई है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये एज भी ध्यान रखेंगे। तो शिशु लिंगानुपात में किसको लेते हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लेते हैं। तो कितनी है? तो 919 है। जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ की है? तो केरल की। कितनी है? तो 1084 है। ये ना याद रहे, बस इतना याद रखना है कि केरल में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। आगे देखते हैं, देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है, मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो पुदुचेरी में है। अगर ओवरऑल बस ऐसे ही पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में अगर ये ना पूछा जाए आपको केंद्र शासित प्रदेश, तो केरल बताएंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पुदुचेरी बताएंगे। नेक्स्ट है, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? तो दमन व दीव का है। ये बात में अभी आपको पता होगा कि हमारे वर्तमान समय में 28 स्टेट हैं और यूटी भी 8 हैं। तो मतलब जो है 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे 8 हैं। तो इसको बाद में मिला दिया गया, दमन व दीव ही इसका नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछेगा तो यही ऑप्शन में देगा। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है मात्र। आगे देखते हैं, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का है।
सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो आपके उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की? सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की? तो दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? तो लक्षद्वीप की है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जीके, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो आता है, फिर ओवरऑल कुछ ऐसे स्टैटिक जीके हो जाते हैं जिससे प्रश्न बनने ही बनने होते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले दे रही हूँ ताकि इसको, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। और कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं याद नहीं, जैसे आपके साइंस के सब्जेक्ट होते हैं तो उसको अगर आप समझते हैं तो बखूबी आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन इन सबको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें आपका जल्दी कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको कई बार सुनना पड़ेगा। आगे देखिए, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो वो है नागालैंड की। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो केरल में 94% लोग वहाँ साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? तो बिहार की है। कितने परसेंट? 61% लोग मात्र जो है बिहार में साक्षर हैं। बिहार से ज़्यादा तो हमारे यहाँ महिलाएं ही साक्षर है, 64%, ठीक है। आगे देखेंगे, न्यूनतम महिला साक्षरता कितनी है? तो बिहार की है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? तो लक्षद्वीप की है। अगला देखेंगे, न्यूनतम जो है केंद्र शासित साक्षरता वाला कौन सा प्रदेश है? तो दादर नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है ये हमारे जनगणना से संबंधित था। जनगणना टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में, और यहाँ से एकाक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। एक एक करके ही पूरा आपका कलेक्शन बनेगा जो कि आपको एग्ज़ाम को पास कराने में हेल्प करेगा। और अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे आपके जो राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक होते हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पे आएंगे। आइए देखते हैं, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है कब गाया था? तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, अधिवेशन पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखेंगे, और उस समय जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देखेंगे, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है अगला देखते हैं, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। तो याद रखेंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। और संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृति मिली है? तो 24 जनवरी 1950 को मिली है। किस रूप में? तो राष्ट्रगीत के रूप में। आगे देखेंगे, राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। तो अगर पूछा जाए जो हमारा राष्ट्रगीत है कहाँ से लिया गया है और कहाँ पर है, तो आनंद मठ। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो सबसे पहले कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब? तो 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन है? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हैं, जिसकी जो है धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। जो राष्ट्रगीत हमारा है उसको लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसको गाया किसने? तो ओमकार नाथ ठाकुर ने गाया था। जबकि उसकी जो धुन थी, म्यूजिक जिसने तैयार किया, उनका क्या नाम था? जदुनाथ भट्टाचार्य। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। ये दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रगीत गाते समय 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम ये लिखा हुआ है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन।
आगे देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, पाओ क्रिस्टेटस नाम है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और ये सब चीज़ें मैंने जैसा पहले बताया है कि आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। जब ऑप्शन में मिलता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी, कुछ आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी चीज़ें दी जाएंगी और वहाँ से भी आपको मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है होता है, तो 3:2 होता है। ध्यान रखेंगे, लंबाई तथा चौड़ाई का है, तो 3 किसकी है, लंबाई, और चौड़ाई 2, मतलब 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई बाई चांस अगर ऐसा है तो 2:3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वेंकैया है। आगे देखेंगे, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब मिली थी, 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं, भारत के झंडा गीत, भारत का झंडा गीत कौन सा है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसको किसने लिखा है, तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो जो शक संवत है इस पर ही आधारित हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो उसे कब अपनाया गया था, डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो 22 मार्च 1957 1957 22 मार्च को शक संवत को अपनाया गया था। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसे कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। देखिए, अभी इसी सीरीज में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया। तो इन सब की डेट में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है और ईयर में भी तो प्रॉब्लम होती है, तो इसे 1 से 2 बार ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा। आगे देखिए, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें ज़्यादा याद होती है। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये चीज़ कही थी कि आपको इंडियन चीज़ों पे फोकस करना है। मतलब पहले विश्व लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी है, पहले भारत में जो चीज़ें हैं भारत से रिलेटेड है, मतलब भारत की नदियाँ, भारत के पहाड़, भारत के झरने, भारत के उद्यान और ये सब चीज़ें, उद्योग वहाँ पे कौन से होते हैं, ये सब ज़्यादा आते हैं। जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वो MTS में या ग्रुप C लेवल के वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, हम भारत में जो उद्योग हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 में कुल्टी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जो था की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची कहाँ है, तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र, इन सब से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं अक्सर एग्जाम में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालिक मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़, आपको पता होगा कि ये दोनों बाद में अलग हुए हैं, कि भिलाई कहाँ है, तो दुर्ग जिला है, में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। पूछा जाता है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से बनाया गया, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है
बनाया गया या स्थापित किया गया था। तो जिनके हेल्प से जो हमारे संस्थान अस्तित्व में आए उनको याद रखेंगे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था, सहायता से, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी थी, तो उसी के बीच में भिलाई, दुर्ग और राउरकेला कारखाना की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं से भी रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जीएसटी है, उससे प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजनाओं से, योजना आयोग जो पहले था, मतलब उसके बाद नीति आयोग हो गया, तो उन सब से भी प्रश्न आपके बनते हैं। कुछ मैंने बताया ना कि कुछ स्टैटिक जीके ऐसे हो जाते हैं जिससे कि प्रश्न आपको देखने को अक्सर मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, मतलब अब जो झारखंड के में है, के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जबकि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर जो कि कोलकाता में खुला था। ये फोर्ट ग्लास्टर कहाँ है? कोलकाता में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना खुला था 1818 में। नेक्स्ट देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल के नाम से जानते हैं, की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया जो असफल रहा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी कहाँ है? झारखंड में 1951 में शुरू किया गया। नेपा नगर पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। अगर ये चीज़ ना पूछ के डायरेक्ट पूछा जा सकता है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए फेमस है, तो तेल शोधक कारखाना है पहला कारखाना जो कि असम में है। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको HMT के नाम से जानते हैं, कि बंगलौर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में बेंगलोर में हुई थी। कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को जो है सफ़ेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट है, जूट को सोने का रेशा कहते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो अभी आपने ये पॉइंट पढ़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए ध्यान देंगे। देखिए, मुंबई को क्या कहते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहेंगे। और अहमदाबाद को क्या कहेंगे? तो भारत का बोस्टन। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। 1964 में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। 14 अगस्त 1956 में जो है ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर उर्वरक संयंत्र है एशिया का सबसे बड़ा। अब हम यहाँ से भारत की जो कला संस्कृति है, ठीक है, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रथम शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो याद रखेंगे, भरतनाट्यम पहली बात तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु। आगे देखेंगे, भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने कौन से हैं? तो तंजौर है, कांचीपुरम है और
पंडनलूर है। कांचीपुरम आप जो फीमेल्स होंगे तो उन्हें पता होगा, कांचीपुर की आपकी कपड़े आते हैं, साड़ियाँ आती हैं, ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं। आगे देखेंगे। लेकिन देखिए कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथक से पूछे तो वो आपके उत्तर भारत का है। आगे देखेंगे। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। 1968 मतलब 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बस ये दो है कि कथकली कहाँ का है, तो केरल का है और इसकी भाषा मलयालम है, और कथकली जो है काले वस्त्रों में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जो कथकली नृत्य होती है तो उसमें काले वस्त्र धारण किए होते हैं। आगे देखते हैं। कथक, जैसा मैंने आपको बताया, कथकली अलग है केरल की, जबकि कथक कहाँ है, उत्तर भारत की है। कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। और अगला देखेंगे। वल्लभ तोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। ये नाम है उनसे कि जो इसमें महारत हासिल किए हैं, उनका नाम जानते रहिए। ओडिसी ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। आगे देखेंगे। ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्रा तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। आइए आगे देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, वो भी केरल का है। कथक कहाँ का है, तो कथक आपके उत्तर भारत का है। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गायन का संगम होता है। जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। आइए आगे देखते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। आगे देखेंगे। अब ये नहीं रहे, आगे देखेंगे। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नागर शैली स्थापत्य शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। नेक्स्ट देखेंगे। मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नाम याद रखते चलेंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। आपको ऑप्शन देके पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नागर शैली का उदाहरण है, तो कौन कौन सा है, तो मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई थी। मतलब जो नागर वास्तुकला है उसका पता सबसे पहले कब चला था, तो जो गुप्त काल था उस समय। आगे देखेंगे। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो जैसे हमने भी नागर शैली देखा, वैसे ही द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली के उदाहरण पूछे कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो कांचीपुरम तथा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वहाँ, तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आगे देखेंगे। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली पूछा जाए किसका मिश्रण है, उसमें क्या दिखाई देता है, तो उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण दिखाई देता है। आगे देखेंगे। कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली के उदाहरण हैं। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में है। और कला की गांधार शैली का विस्तार कुषाण के समय में हुआ था। आपको जैसा मैंने बता दिया है पहले ही कि आपके सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है और बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बहुत ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं आएंगे, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो में आपके लिए इतनी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। आपको कंप्यूटर लिटरेसी के भी प्रश्न कराएंगे हम। कंप्यूटर लिटरेसी में आप कुछ चीज़ें पढ़ते चलेंगे, वहाँ से भी प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपनी रिवीजन करते रहिए। बाकी आप लोग और भी जो भी तैयारी करते हैं उसको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। एक चीज़ और है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम फेयर होगा कि नहीं होगा।
ऐसा तो नहीं है होगा कि बड़े बड़े एग्ज़ाम में जब फेयर की कोई बात ही नहीं है तो उसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकता। बाकी आपकी अपने ऊपर है चॉइस कि आप फॉर्म भर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।